हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आवाज आ रही है क्या मेरी आप सब तक? आ रही है सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कैसा रहा फिर आप लोग का पेपर बच्चों? कल विद्यापीठ वाला जो भी था अच्छा हुआ जैसा आप यस लोग? सर, ठीक था। ठीक हुआ। चलिए, सर अभी रिजल्ट आएगा सर 2 बजे। 2 बजे रिजल्ट आएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राम राम सर जी। जय हो मैच राम नहीं राम। किया है सर। अच्छा अच्छा, ओके। नमस्कार सर, सर नमस्कार नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर। जबरदस्त किया पेपर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। सर पेपर तो बढ़िया था। पेपर बढ़िया था, चलिए अच्छा है। और नंबर नमस्ते सर। जैसे भी आए, नमस्कार नमस्कार। बहुत सर ज़्यादा आधे उसका घंटे में पेपर हो गया। टेंशन नहीं लेना, उसमें देखना है बस कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना, बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए कह कि रहा कहीं सर पे इम्प्रूव हो सकते हैं तो उस पर मेहनत करके इम्प्रूव करिए, है ना। सर आधे गुड घंटे मॉर्निंग में सर। पेपर हो गया सर बच्चों का। गुड मॉर्निंग क्या हुआ? तो सर आधे घंटे में पेपर हो गया सर। आधे घंटे में ही पेपर हो गया कुछ लोगों का? हाँ सर, सर फिजिक्स का हो गया सर। फिजिक्स का आधे घंटे में हो गया? हाँ फिजिक्स का पोर्शन। हम्म, हाँ। मतलब 40 मिनट आसान लगा था था सर। या इतना मुश्किल था कि आधे घंटे ही लगा कि इसको आधे घंटे ही नहीं देना नहीं चाहिए? सर, टोटल पेपर मतलब कितने सर सर? 1.5 तो घंटा मिलता है नहीं सर। सर। क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन में नंबर जल्दी भी तो करना गुड रहता है। मॉर्निंग सर। 100 क्वेश्चन थे टोटल ओवरऑल। क्वेश्चन सर, अच्छा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड गुड हो ना तो मॉर्निंग वही हो सर। सर जाता 25 है। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, रहता है ना, 25 बस केमिस्ट्री के, बस 25 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के और रहता है। 25 बॉटनी के, इस प्रकार से थे। अच्छा अच्छा, सर ओके। हाँ हाँ। तो सर आधा घंटा तो जैसे लगना ही क्वेश्चन था। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ना तो हो जाता है, जब क्वेश्चन घुमा के आता है सर तब उसमें टाइम लगता है। तब उसमें टाइम लगता है, राइट राइट। लेकिन ये मुझे सही लग रहा है कि जैसे पेपर बहुत ज़्यादा, जैसे विद्यापीठ वाले हैं तो रिवीजन के उस पे हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं दे रहे हैं, तो रिवीजन भी होते जा रहा है और ठीक है, बढ़िया है। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। जो पहले से प्रिपरेशन उसी के बेसिस पे अच्छा हो जाता है। ओके सर। चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बेसिक डिस्कशन करें थे कि न्यूक्लियस कहते किसको हैं, ठीक है। तो पूरे एटम के सेंटर पे जहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है और पूरे सिस्टम का मास, पूरे एटम का मास जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। रदरफोर्ड पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस टर्म दिया था। और न्यूक्लियस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ZXA। तो बच्चों इसमें जो Z होता है वो क्या बताता है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक तो नंबर। प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिल्कुल। अच्छा, ए क्या बताता है बच्चों? ए क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जिसको हम लोग एटॉमिक यस, मास नंबर न्यूक्लियॉन कहते बोलते हैं, हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखिए बच्चों पढ़ा था कि 3 टाइप के होते हैं न्यूक्लियस। एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार, और एक होता है आइसोटोन्स, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताइए आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका क्या सेम होता है, जो ऐसे न्यूक्लियस जिनका क्या चीज सेम जिनका होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। बिल्कुल, Z सेम होना चाहिए और एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होना चाहिए। आइसोबार में क्या होता है? इसमें मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ A-Z। हाँ, A-Z सेम होगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, ठीक है। बच्चों यूनिट, उस यूनिट को क्या बोलते हैं जिसमें हम लोग एटॉमिक मास को या न्यूक्लियस के मास को मेजर करते हैं? वो कौन सी यूनिट यूज करते एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास एएमयू सर, एएमयू। हैं? AMU, एएमयू बिल्कुल। और एक AMU बराबर कितना होता है? 1.66 into 10 raised to the power minus माइनस 27 27 किलोग्राम। kg। -27 kg। इतना ही ऑलमोस्ट मास किसका होता है बच्चों? इतना ही किसका होता प्रोटॉन है? का, प्रोटॉन का। ऑलमोस्ट इतना ही किसका होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का। वैसे अगर बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कंपेयर करें बच्चों, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका मास ज्यादा होता है अगर एग्जैक्ट देखें? न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है। हाँ, न्यूट्रॉन का ज्यादा रहेगा, प्रोटॉन का कम रहेगा, ठीक है। तो वो जैसे एक AMU हो गया है ना, AMU की वैल्यू 1 मान लीजिए, 1 AMU। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस में जो अंतर पड़ता है 1.00, उसके बाद जो थर्ड डिजिट होता है उसमें अंतर आता है, ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन बड़ा होगा मास ऑफ प्रोटॉन से। तो इतना हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन कर लिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस की। तो चलिए अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, जहां पे भी आपने लिखना बंद किया था आगे हेडिंग डाल दीजिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अगली हेडिंग पड़ जाएगी साइज ऑफ न्यूक्लियस।
तो मैं समझाता हूँ बच्चों क्या है इसमें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस में कुल मिला के हम लोग रेडियस की बात करते हैं। तो रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज गिवन बाय r इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ पे ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर है ना। मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है और इसका एटॉमिक मास नंबर 64 के बराबर है और मुझसे इसका रेडियस पूछ दिया जाए, तो मैं बोलूँगा इसका जो रेडियस होगा वो आर नॉट एटॉमिक मास नंबर के पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास नंबर होगा। आर नॉट वैल्यू बच्चों होती है 1.2 एफएम। एफएम का मतलब होता है फेम्टोमीटर या फर्मी, ठीक है। तो फेम्टो का मतलब हो गया 10 के पावर -15, ठीक है। और ए का मतलब हो गया 64, 64 के पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1.2 इंटू 10 के पावर -15 मीटर, या आप बोलना चाहें तो उसको बोल सकते हैं 4.8 फर्मी मीटर, ठीक है। फेम्टोमीटर, सॉरी 4.8 फेम्टोमीटर या फर्मी चलेगा, जो भी आप बोलना चाहें। तो इस तरह से आप साइज ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं, यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है R बराबर आर नॉट ए रेज टू 1/3। आर नॉट की वैल्यू याद रखनी 1.2 FM। हो सकता है सवालों में दे दे, हो सकता है नहीं दे तो आपको 1.2 FM यूज करना है। और अगर दे दे, क्योंकि कुछ किताबों में या कुछ जगह 1.1 FM भी यूज करते हैं, तो सवाल में जो दिया रहा है फिर वो आप यूज करिएगा। नहीं दिया है तो 1.2 FM यूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो हम लोग बच्चों देखिए स्फीयर मानते हैं, है जो न्यूक्लियस है उसको मानते हैं कि वो स्फीयर है, स्फेरिकल शेप है उसका। तो उसका जो वॉल्यूम लिखेंगे वो लिखेंगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ स्फीयर यानी न्यूक्लियस उसका क्यूब। तो ये बन जाएगा आपका 4/3 पाई और ये बन जाएगा आर नॉट का क्यूब इंटू ए, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां से दिख रहा है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास नंबर के। तो जितना ज्यादा एटॉमिक मास नंबर होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आप पूरे ये लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, बस साइज ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मूला, और फिर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। आर बराबर आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट कर लीजिए इसको। हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सर बताइए। सर वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसमें वो टॉपिक पढ़ना है, YDSC विद वाइट लाइट। YDSC विद वाइट लाइट? यस सर। अच्छा, ओके ओके। सर वो पिछली बार एक क्वेश्चन था उससे, वाइट लाइट से मतलब टेस्ट में नहीं, 2024 में नीट में। नीट में 2024 में क्वेश्चन था? यस ओके सर। ओके। ठीक है, कोई बहुत मतलब ऐसा टाइम टेकिंग नहीं है, कर लेंगे हम लोग वाइट लाइट। कुछ सवाल कर लेंगे और बता दूंगा मैं आपको क्या होता है। लिख लीजिएगा तो बताइएगा बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। डन सर। ठीक, हो गया सर। चलिए। अब इसी से, जैसे हम लोगों ने साइज पढ़ा, क्या रेडियस होगी, क्या वॉल्यूम होगा, इसी से रिलेटेड है डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सर अभी न्यूक्लियस। नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया बस। लिखिए लिखिए लिखिए। अब इसके बाद अगला डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। डन सर। ठीक, सर अगली बोलिए। वाली क्लास आप ही की है?
पता नहीं यार बेटा, मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। सर कल मैसेज में आपकी क्लास आई थी बट आज वो ऋतिक सर की दिखा रहे हैं। हाँ मेरे पास भी कुछ ऐसा नहीं, मेरे पास भी ऋतिक सर का ही आया था। तो खैर, तो आइए डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो मास पहले समझते हैं कि मास और फिर डेंसिटी। देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियॉन्स के नंबर होंगे उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक न्यूक्लियॉन के मास का, ठीक है। तो एक न्यूक्लियॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट एक एएमयू के बराबर होता है। तो जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे उसमें आप एएमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स मास इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू ग्राम और किलोग्राम, देयरफॉर इट इज मेजर्ड इन अनदर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और एएमयू और मास ऑफ एन न्यूक्लियस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए कोई भी एक ले लेते हैं, लेट्स से ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का हो गया 8O16, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास नंबर है 16, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका न्यूक्लियस का मास कितना होगा, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस का मास हो जाएगा ऑक्सीजन के 16 एएमयू, ठीक है। अब बिल्कुल आप अगर आप डिटेल में जाएं तो एग्जैक्टली हमको ऐसे लिखना चाहिए कि 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 8 प्रोटॉन है इसमें और इतने ही न्यूट्रॉन है, तो 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो 16 एमयू है, 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन है। लेकिन चूंकि ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं तो हम उसी को, और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, एएमयू के, तो इसी को हम लोग 16 एएमयू लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर केजी में लिखना होगा तो लिखेंगे 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, है ना। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और अगर एएमयू में लिखना है तो 16 एएमयू सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप मास ऑफ न्यूक्लियस ऑलरेडी मतलब आपको जानकारी तो है ही, तो वापस से आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना इसमें बस यही है कि जैसे किसी भी न्यूक्लियस का मास निकालना है तो जो उसका एटॉमिक मास नंबर होगा उतने एएमयू उसका मास होगा न्यूक्लियस का। तो एटॉमिक मास नंबर 16 है तो 16 एएमयू न्यूक्लियस का मास हो जाएगा। जितना भी उसका मास नंबर होगा उतने एएमयू उसका मास हो जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है डेंसिटी, ठीक है। बहुत बार पूछा भी जाता है तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आता है। तो देखिए डेंसिटी बराबर हम लोग लिखते हैं, ये जो पूरा कैलकुलेशन मैं इसको आपको समझा देता हूं। तो डेंसिटी बराबर लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास जैसे मैंने बताया कि आप जितना एटॉमिक मास नंबर होगा उतने एएमयू मास होगा। तो मान लीजिए एटॉमिक मास नंबर ए है और एक एएमयू में होते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो इतने केजी मास हो गए। और डिवाइड कर देंगे इसके वॉल्यूम से। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब आर नॉट का क्यूब इंटू एटॉमिक मास नंबर ए। तो यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब ये पूरा वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो सिंप्लीफाई करने पे चूंकि ये कांस्टेंट है पूरा 1.67 10⁻⁻27, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर नॉट क्यूब ये भी कांस्टेंट। तो जब इस पूरी चीज को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास निकल के ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है 2.3 इंटू 10⁻27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों इसमें ठीक है, अगर आप लोग को जानकारी है और आप में से कोई बताना चाहे तो बताइएगा कि क्या खास बात है इसमें, मतलब ये जो रिजल्ट निकाला है क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मास आपको नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है सर सर, डेंसिटी हर एक एटम की न्यूक्लियस की सेम रहती है सर। बहुत बढ़िया, बस यही एक चीज है जो ध्यान रखना है। अगर आप इस रिजल्ट में देखें ना तो कहीं पे भी ए का मेंशन नहीं है, यानी कोई भी न्यूक्लियस हो उसकी डेंसिटी होगी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम। तो आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले लीजिए, आयरन का ले लीजिए, जिंक का ले लीजिए, कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी 2.3 इंटू 10⁻17 रहेगी। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी न्यूक्लियस हो उसका एटॉमिक जो उसका डेंसिटी रहेगी, मास डेंसिटी 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहेगी। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप स्टार मार्क करके जरूर लिखिएगा। डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल एटम्स और फॉर ऑल न्यूक्लियस।
बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा जरूर। ठीक है, एक बार लिख लेंगे आप लोग तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा। न्यूक्लियस की डेंसिटी सारे न्यूक्लियाई के लिए सेम रहती है, एटॉमिक मास नंबर का कोई रोल नहीं है। हो गया सर। ठीक, सेलेक्ट कर रहे हैं। करिए करिए करिए, लिख लीजिए। हो गया बच्चों, तो फिर कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे। डन सर। 5 सेकंड और बस। लिखिए लिखिए। लाइक डन सर। ठीक, आइए सवाल कुछ करते हैं इसमें। मुझे देखिए, कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस हुज रेडियस इज हाफ ऑफ जर्मेनियम 72। बताइए बच्चों इसका आंसर। मास नंबर बताना है न्यूक्लियस का जिसका रेडियस जर्मेनियम 72 का आधा हो। सर 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, ओके। मुझे और वेट कर रहा हूँ और लोगों के आंसर का। 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो रेडियस का फॉर्मूला है वो है आर नॉट और एटॉमिक मास नंबर के पावर 1/3। जहाँ से हमें समझ में आता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर के पावर 1/3। ठीक है, अब रेडियस बोला है कि आधा है। कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस उस रेडियस इज हाफ ऑफ द जर्मेनियम। तो जर्मेनियम की हम लोग रेडियस आर मान लेते हैं, तो जो नया न्यूक्लियस है उसकी रेडियस आधी है तो r/2 हो जाएगी। और इसका 72 है तो यहाँ पे 72 लिख देंगे, और नए वाले एटॉमिक मास नंबर के बारे में नहीं जानकारी है तो a लिख देंगे पावर 1/3। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, और तो हम लोग लिख सकते हैं 72/a होल रेज टू 1/3। दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा 72/a। तो a का वैल्यू आ जाएगा 72/8, आंसर आ जाएगा 9। तो जो एटॉमिक मास नंबर होगा नए न्यूक्लियस का वो 9 होगा। ठीक है, मैच कर रहा था बच्चों आप लोग का आंसर ये, या कुछ और कुछ किए हों और कुछ आ रहा हो तो बताइएगा। तो 9 आएगा इसका आंसर। अगला करते सर हैं। मैच कर रहा था, ठीक, यही आया था सर। चलिए चलिए अगला करते हैं इसी पे। रुक जाइए। लिखिए, नोट करिए।
डन सर। ठीक। और कुछ सवाल हैं बच्चों इसी पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, वो भी थोड़े से हम लोग देखते हैं, करते हैं। देखिए बच्चों थोड़ा बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट, एक एक करके सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला बोला गया वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। ये सही है बच्चों, ये गलत है? क्या लगता है आप लोग को? गलत है सही सर। सही है, गलत है? ये सर वॉल्यूम गलत ऑफ है द सर। न्यूक्लियस गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। बच्चों ये तो सही लग रहा है ना? सही है सर, सही है सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है सर। है ना, क्योंकि रेडियस तो आर नॉट ए के पावर 1/3 है, और वॉल्यूम निकालने के लिए आप 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, तो 4/3 पाई, और जब रेडियस का क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा आर नॉट का क्यूब इंटू एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। तो ये पहला वाला तो ट्रू है, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। तो अगर पहला सही है बच्चों तो ये गड़बड़ हो गया है ना, गलत हो जाएगा, फॉल्स है। अगला देखते हैं, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। क्या कहते हो बच्चों इसके बारे में? ये गलत है। गलत है, ये गलत गलत है सर। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर। सर गलत है। गलत है। ये गलत है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। ये सही है सही है, सर। है ना? सही है। तो पहला यानी ए और ई दो ऑप्शन सही हैं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ना, ए एंड ई आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पे। और बच्चों बोला गया मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाई आर इन द रेशियो 4:3, देयर न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी इन द रेशियो ऑफ। सी ऑप्शन। थर्ड सी ऑप्शन सर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है ना, The C डेंसिटी option. पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है एटॉमिक मास नंबर का, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए बच्चों मैंने बताया तो नहीं है, लेकिन पहले कभी बताया होगा आपको, अल्फा पार्टिकल में क्या क्या होता है। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? सर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ओके, सर ऑप्शन ए होगा सर। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। बाय द वे बच्चों सर, अल्फा fourth पार्टिकल होगा। होता क्या है वैसे? अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? एच का न्यूक्लियस। हाँ, हीलियम न्यूक्लियस को एक्चुअली अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो हीलियम होता है हमारा 2He4, मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन रहते हैं, है ना। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर कर लेंगे तो वो बन जाएगा हीलियम का एटम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो जो हीलियम का न्यूक्लियस बनता है उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि अल्फा पार्टिकल में +2 चार्जेस रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये ना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ओनली, ये वाला सही रहेगा, ठीक है। और ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं काउंट होंगे। तो ध्यान रखिए अगर नहीं पता है, अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों एक सवाल, सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ओके, सेकंड ऑप्शन Yes, होगा sir. सर। ठीक है, ठीक बात है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे क्यों ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हैं, सेकंड क्यों? तो न्यूक्लियर डेंसिटी सर Nuclear कांस्टेंट density रहता है सर बराबर के लिए, होंगी तो सर। बड़े छोटे पे डिपेंड ही नहीं करेगा वो। बिल्कुल, है ना। तो एक्चुअल में ये नहीं बराबर होंगे सारे, है ना, सारी डेंसिटीज बराबर होंगे 2.3 × 10⁻17। तो असर्शन गलत है और रीजन एकदम सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखते हैं इस पे, चलिए ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स करते हैं फिर सवाल में आएंगे वापस से, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ लिया न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है ये पढ़ लिया, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो पढ़ लिया, मास कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये सब डिस्कशन हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से फोर्सेज लगते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियस ऐसा इंटैक्ट क्यों है। हालांकि बिल्कुल बहुत कम स्पेस में 2 सेम चार्ज के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन तो चलिए मान लीजिए कि न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगे नहीं, पर प्रोटॉन इतने पास पास रह लेते हैं, तो बहुत स्ट्रांग कोई फोर्स लग रहा होगा जो इस न्यूक्लियस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर फोर्स है, तो न्यूक्लियर फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा सा बोला गया 3
फोर्सेस लगते हैं, जो न्यूक्लियन है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन है, वो 3 तरह के फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं। कौन कौन से हैं 3 फोर्सेस? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, बड़े ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि मासेस हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मासेस हैं, तो जब भी 2 मास होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में चार्ज है। हालांकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। और उसके बाद है न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स से डोमिनेटिंग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन से डोमिनेटिंग हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इन दोनों से बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इस न्यूक्लियस को बांध के रखता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाली कैटेगरी है, इसी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ना, वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म कैसे निकालते हैं, वो सब डिस्कशन हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बहुत आपने डिटेल में पढ़ा है, अब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि न्यूक्लियर फोर्स, तो 3 तरह के फोर्स लगते हैं, इनमें से 2 आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तीसरे के बारे में, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन दैट होल्ड्स न्यूक्लियन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियाई and it is powerful enough to overcome the electrostatic repulsion of proton and proton. पावरफुल है तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को डोमिनेट कर पा रहा है, ठीक है। तो बच्चों, आप ये, मैं चाहता हूं आप ये तीनों लिख लीजिए, है ना, एक एक लाइन इनके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। पूरा मत एज इट इज कवर करिएगा, बस ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में 1-2 लाइन लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो जनरली ये स्लाइड समझाने का कारण बस इतना था कि जनरली जब भी पूछा जाता है कि बताइए न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स लगता है, तो दिमाग में केवल न्यूक्लियर फोर्स ही आता है, पर ऐसा नहीं केवल न्यूक्लियर लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है, ग्रेविटेशनल भी फोर्स लगता है, पर न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड चूंकि बहुत ज्यादा होता है बाकी 2 से, तो डोमिनेटिंग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ही रहता है। बच्चों, लिख लिया हो तो आगे बढ़े, फिर न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज करें। सर लिख रहे हैं अभी। हो गया सर। ओके, हो गया सर। ठीक, चलिए, रुक जाइए। ओके, लिखिए। डन सर। ठीक, तो अब न्यूक्लियर Done, फोर्स, sir. ओके, न्यूक्लियर फोर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो पहला है बच्चों, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, है ना। देखिए, न्यूक्लियर फोर्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्स में से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स लगता है वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। उसके बाद वर्क्स ओनली बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स,
जो न्यूक्लियॉन्स है केवल उन्हीं के बीच में एक्ट करेगा। मतलब कहने का है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट कर सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करेगा, पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक्ट नहीं करेगा, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं एक्ट करेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट करेगा। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है। तीसरा बोला गया वेरी शॉर्ट रेंज, है ना। तो कुछ फर्मी के ऑर्डर का फोर्स होता है। ठीक है, जैसे कि साइज न्यूक्लियस का मतलब 3 या 4 फर्मी के बराबर होता है। मोर देन दिस डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो, तो बहुत जल्दी जीरो होता है। तो न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। ठीक है, तो उसके 3 गुना या 4 गुना साइज तक ही वैलिड है। मतलब कहने का कि जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी आप, प्रोटॉन प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी आप 10⁻15 मीटर हो गया न्यूक्लियस का साइज, उसका 3 गुना या 4 गुना रख देंगे तो फोर्स एक्ट करेगा, पर उससे ज्यादा कर देंगे। ठीक है, यानी 4 FM से ज्यादा कर देंगे तो इनके बीच में वो इंटरेक्शन एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, कई मीटर तक, है ना, किलोमीटर। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज। तो लिखिए बच्चों ये तीनों पॉइंट, फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स acts between nucleons and very short range. चलिए बच्चों अगला करें, बता दीजिएगा, लिख लीजिएगा। सर रुक जाइए सर। हो जाए तो बताइएगा। डन सर। डन सर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे शॉर्ट रेंज है तो वही उसी चीज को वापस से दोबारा दूसरी तरीके से थोड़ा सा लिख दिया कि वेरी मच डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, स्मॉल वेरिएशन इन द डिस्टेंस में कॉज अ लार्ज चेंज इन द न्यूक्लियर फोर्स व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिमेन्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड। ये बात सही है बच्चों की, जो कूलम फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, दूरी आप बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से घटता जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि आप दूरी को 2 गुना 3 गुना कर देंगे तो फोर्स अचानक से जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स है और 3-4 फर्मी से आप ऊपर ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए बोला गया कि बहुत ज्यादा ये न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आप जैसे 10⁻15 मीटर है, कुछ फोर्स लगेगा, आप अचानक से उसको बढ़ा दीजिए, है ना, 5 इंटू 10 मतलब 5 ही गुना बढ़ा दीजिए, फोर्स जीरो हो जाएगा। तो बहुत तेज घटता है दूरी बढ़ाने से न्यूक्लियॉन्स के बीच का। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो लगता ही है, उसके बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट कर रहा है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट कर रहा है। स्पिन डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इट इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन न्यूक्लियॉन्स हैविंग सेम सेंस ऑफ स्पिन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ और खुद की एक्सिस में भी रोटेट करते हैं, तो इसी तरह से न्यूक्लियॉन्स भी रोटेट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो स्पिन डिपेंडेंट होता है, चार्ज डिपेंडेंट तो नहीं पर स्पिन डिपेंडेंट होता है फोर्स। ठीक है, अब बताया किस तरह से डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्गर बिटवीन न्यूक्लियॉन्स हैविंग सेम सेंस ऑफ स्पिन देन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स हैविंग ऑपोजिट सेंस ऑफ स्पिन। तो जिनका सेंस ऑफ स्पिन सेम रहेगा उनके बीच में ज्यादा होगा और बाकी कम होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इनको भी एज इट इज।
सर बताइए। सर ये लग मतलब कि फोर्स लग क्यों रहा है सर? जैसे चार्ज पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है और कोई मास की वजह से भी नहीं है। कौन सा न्यूक्लियर फोर्स? हाँ यस सर, देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच। मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे हम लोग दो चार्जेस रखते हैं ना, जैसे प्लस और माइनस, ठीक है, तो इनको हम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, क्या जैसे आपसे मैं पूछूं कि ये क्या कारण हो सकता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो आप इसको कैसे समझाएंगे? अगर मान लीजिए पूछ दूं कि बताइए। सर दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच में, इस ओ, वजह से। हाँ ठीक है, बढ़िया, ठीक है। पर हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए क्या बोलते हैं कि जो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है और फिर एक दूसरे को, क्योंकि हम फोर्स को कैसे समझते हैं? फोर्स को हम ऐसे समझते हैं कि कोई चीज़ है, जैसे ये पेन है, ठीक है, मैं पेन को ऊपर उठा दिया, पेन को नीचे, तो मैं मेरा हाथ इस पेन पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कांटेक्ट में है, फोर्स लगा रहा है। तो अब दो चार्जेस हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन क्यों हो रहा है? वो तो कांटेक्ट में नहीं है, तो हम ये बोलते हैं कि यार एक की फील्ड दूसरे की फील्ड से जाके इंटरैक्ट करती है, ठीक है, इस वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो भी फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये भी फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये भी फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे स्पिन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के आप अगर इसकी एनालॉजी दें इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो जैसे दो चार्ज पार्टिकल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, तो वैसे ही न्यूक्लियॉन भी अपने तरफ एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है जो दूसरे न्यूक्लियॉन की फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ इंटरैक्ट करता है और फिर एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे चार्जेस को हम लोग बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, इनका भी फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होगा दोनों का, और वो फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें बात नहीं करते, लेकिन हाँ, बस आप ये मान लो कि इसकी फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होती है, इसकी फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होती है, और आप जब इनके बीच की दूरी बढ़ाते घटाते हैं तो वो फील्ड आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए, होपफुली बच्चों लिख लिया होगा आप सबने ये। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको। बच्चों एक टर्म है, देखिए आप लोगों को याद है कि नहीं, सेंट्रल फोर्स याद है कि आप लोगों को क्या होते हैं सेंट्रल फोर्स? यस सर। सर जो एग्जांपल दो दीजिए जरा सेंट्रल फोर्स सर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है सर। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर लगते एक्ट हैं टुवर्ड द सर, सेंटर पार्टिकल्स लगता है को सर। ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ सर, ये भी। पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग जो फोर्स लगते हैं उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, इज नॉट सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है, ठीक है, ये नोट कर लिए बच्चों एज इट इज। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। बच्चों अच्छा एक चीज और बताइएगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग समझेंगे। न्यूक्लियर फोर्स का नेचर क्या रहता है बच्चों? अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, या कभी अट्रैक्टिव कभी रिपल्सिव? कैसा कैसा है, आपको कुछ जानकारी हो अगर? अट्रैक्टिव होता है सर। अट्रैक्टिव होता है, ओके। सर और दोनों बच्चों? होता है। हाँ हाँ, सर दोनों होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, ओके। यस सर। सर डिस्टेंस पे मतलब डिपेंड डिस्टेंस पे करेगा। डिपेंड करता है, चलिए बहुत बढ़िया, यस सर। ठीक है। तो हाँ, ये सही है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। तो मान लीजिए ये दूरी है, दिस इज आर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, और ये एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ टू न्यूक्लियॉन्स और उनके बीच की दूरी, ठीक है, इनका ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक मिलता है पॉइंट 0.8 FM, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको, ये 0.8 FM है। सर ये 0.8 FM का क्या मतलब हो गया? मतलब 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी 0.8 इंटू 10⁻15 मीटर से कम हुई तो दोनों के बीच का फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। मतलब ये मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे कम अगर आप दूरी रखेंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इससे ज्यादा दूरी रखेंगे तो आप अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। और 3 फर्मी मीटर या 4 फर्मी मीटर से दूरी ज्यादा कर देंगे तो फिर फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है ना 0.8 FM, इससे कम दूरी रखेंगे तो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का फोर्स रिपल्सिव होगा, क्योंकि उससे कम करेंगे तो वापस उसी पोजीशन पे आना चाहेंगे, और 0.8 FM से ज्यादा करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वापस से 0.8 FM पे आना चाहेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स का नेचर दोनों होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड करता है न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी को आप
कितना रखते हैं। तो बच्चों नोट कर लीजिए, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, और ये जैसा भी आपको लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है लैंग्वेज में लिख लीजिए, नहीं तो ग्राफ में आप लिख लीजिए कि रिपल्सिव होगा और अट्रैक्टिव होगा। डन सर। डन सर, हो गया सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और इस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। देखता हूँ मैं कुछ सवाल अगर न्यूक्लियर फोर्स पे होंगे तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो ये न्यूक्लियर फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें देखिए बच्चों सवाल ऐसे बनेंगे, आपको 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, आपको पूछेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मेन जो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि शॉर्ट रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स नहीं है, और अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों नेचर होगा। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, स्पिन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछता हूँ, देखिए आंसर करिएगा थोड़ा सा। सवाल में आपको ऐसा दे दिया है कुछ कि अरेंज nucleons in order of net force acting between them, F net acting between them, और जो पेयर्स हैं आपके वो हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन। तो आपको बताना है कि नेट फोर्स इनमें किस में सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, सेम लगेगा सब में। सेम लगेगा सब में। ओके, तो देखिए मैं थोड़ा सा और हिंट देता हूं आपको। जब हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें ना आप दोनों को काउंट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रो और प्लस न्यूक्लियर प्लस ग्रेविटेशन। ठीक है, सबको काउंट कर ले रहे हैं आप। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि एफ नेट का ऑर्डर क्या होगा। सारे फोर्सेस काउंट कर लिए, इलेक्ट्रो, न्यूक्लियर और ग्रेविटेशन। तो बच्चों ये दोनों तो अट्रैक्टिव होंगे हमेशा, नहीं ग्रेविटेशन तो होता ही है ऑलवेज एनपी अट्रैक्टिव। का सबसे ज्यादा और पीपी का सबसे कम। किसका सबसे ज्यादा बोला आपने? शायद एनपी का सबसे ज्यादा और पीपी का सबसे कम। ओके, एनपी का सबसे ज्यादा, पीपी का सबसे कम। ठीक है, तो बच्चों देखिए एफनेट जब इसमें सारे फोर्सेस काउंट कर ले तो इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख लेते हैं, क्योंकि इनका नेचर अट्रैक्टिव ही है ना। हम दूरी ये मान के चल रहे हैं कि 0.8 FM से ज़्यादा है ना, 0.8 FM से कम नहीं है, 0.8 FM से ज़्यादा है दूरी। ठीक है, 1 FM मान लेते हैं। तो इन दोनों का नेचर अट्रैक्टिव है और इलेक्ट्रो रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन की बात की जाए तो इसमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स आएगा। बाकी देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स होगा इसमें सेम, इसमें भी न्यूक्लियर फोर्स सेम, इसमें भी न्यूक्लियर फोर्स सेम, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें भी सेम, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें भी सेम, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें भी सेम। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। तो मान लीजिए मैं ऐसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रख देता हूं, एक ध्यान सुनिएगा। इनमें मान लीजिए एक समझाने के लिए लेता हूं कि 100 न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर प्लस ग्रेविटेशन मिला के 100 न्यूटन का अट्रैक्टिव लग रहा है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन आप रख देंगे तो इनमें भी 100 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि सेम मास है और सेम न्यूक्लियर फोर्स लगेगा तो 100। प्रोटॉन के केस में क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन जब रखेंगे तो 100 न्यूटन का तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन साथ ही साथ
2 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स भी लग जाएगा, है ना। 2 न्यूटन का मान लीजिए रिपल्सिव फोर्स हो गया, तो इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचेगा कितना, 98 न्यूटन, है ना। तो अगर नेट फोर्स की बात की जाए तो सबसे कम हो जाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सेम रहेगा। तो एफ नेट का ऑर्डर लिखूं मैं अगर, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का और एफ नेट बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सेम रहेगा, और इन दोनों से कम हो जाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एफ नेट का ऑर्डर है। अगर केवल न्यूक्लियर फोर्स का ऑर्डर पूछा जाए तो फिर तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये नेट फोर्स का ऑर्डर है जिसमें कूलम का भी फोर्स काउंट कर लिया है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काउंट कर लिया है, तो फिर ये ऑर्डर बनेगा। और अगर केवल न्यूक्लियर फोर्स लिया जाएगा तो तीनों बराबर हो जाएंगे। न्यूक्लियर फोर्स तीनों पेयर में सेम लगेगा। अगर नेट फोर्स की बात की जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी काउंट कर लेंगे, तो प्रोटॉन प्रोटॉन में थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि इसमें बीच में आपस में रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा। नोट कर लीजिए इसको भी। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है, तो फिर न्यूट्रॉन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। बिल्कुल होगा थोड़ा ज्यादा, पर ग्रेविटेशन आप ऐसा मानो ना, ग्रेविटेशन जी 10⁻⁻, कितना है ना, तो इससे बहुत ज्यादा कम है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा, पर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा वीक है ना। इलेक्ट्रो खुद वीक है न्यूक्लियर से बहुत ज्यादा, और फिर इलेक्ट्रो से भी बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन वीक हो जाएगा, है ना। तो हम वो थोड़ा सा उसको नहीं मान के चल रहे हैं, और ये भी मान के चल रहे हैं कि इनका जो मासेस है ना वो ऑलमोस्ट बराबर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, तो मासेस के अंतर की वजह से जो थोड़ा चेंज आएगा उसको इग्नोर कर रहे हैं। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। सर रुक जाइए। लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन सर। ठीक, अगला हेडिंग डालिए, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। बच्चों ये जानते होंगे आप लोग, बताएंगे क्या थोड़ा सा क्या होता है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है। एनर्जी मास में कन्वर्ट की जा सकती है, E is equals to mc square. हाँ, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे m है मास, जो कि आप एनर्जी मतलब इतने मास को अगर आप c स्क्वायर यानी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी एनर्जी, अगर आप उस पूरे मास को कन्वर्ट करेंगे तो उतनी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m है आपका मास और c है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ मीटर सर इसमें जो मास होता है वो रेस्ट पे रहता है ना पहले, ऐसा रेस्ट पे रहता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? लेकिन सर जब चलेगा तो सर स्पीड उसमें एक और स्पीड भी तो उसकी भी रहेगी, उसमें मास को तो हम लोग को रेस्ट करना पड़ेगा, तब भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसका इक्वेशन बनेगा ना, तब कांस्टेंट हो सर। अगर डिफरेंट मास के लिए अगर करेंगे तो सर उसकी स्पीड मतलब आप नहीं ये होनी समझिए, चाहिए ना। आप ये कह रहे हैं कि रेस्ट मास है ना, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर, यस सर, हाँ यस रेस्ट सर। मास है, क्योंकि मास अगर आप तेज स्पीड से ले जाएंगे तो फिर वो स्पीड के साथ चेंज होगा, है ना। तो ये बिल्कुल Yes, रेस्ट sir. मास है। जब आप स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम, जैसे हम लोग का जो मास है वही वाला मास है ना, स्पीड ऑफ लाइट से आप या बहुत तेज स्पीड से मूव कराएंगे तो ऑब्वियसली फिर ये चेंज होगा। हम रेस्ट मास की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा कम है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हम 1 AMU मास को कन्वर्ट करना चाहें, 1 AMU मास को एनर्जी में, तो किसी को याद है कि बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करना चाहें एनर्जी में? चल कोई बात नहीं बच्चों, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन 930, वोल्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी गुड।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम लोग पूरा इसको डिराइव भी करेंगे ताकि एक सवाल भी हो जाए आपको। देखिए, तो मास रख रहे हैं 1 AMU। 1 AMU का मतलब हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो जब आप एनर्जी जूल में चाहिए तो मास को किलोग्राम में रखना पड़ेगा, और स्पीड ऑफ लाइट जैसे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 9 इंटू 10⁻16। इतने जूल आया है। लेकिन बच्चों, आप लोग को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस जूल में जो एनर्जी मिली है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। तो यहां से आप निकालेंगे बच्चों जूल, तो 1 जूल बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो एनर्जी आ जाएगी E बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16 इंटू जूल की जगह रख देंगे 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻+19 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चूंकि हम लोग एनर्जी निकालना चाहते हैं कि 1 MU से कितनी एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए 1.6 से मैं इसको ऑलमोस्ट कैंसिल कर देता हूँ, 1.67 और ये 9 और ये 1, तो इसको 9 को अलग से रख देता हूँ मैं। ठीक है, और 10 के पावर को सिंप्लीफाई करते हैं तो -27 +16 और +19। ठीक है, तो ये बन जाएगा, और कुछ तो रह नहीं गया है, ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻², तो -27 ये बच्चों बन जाएगा -11, है ना। तो -11 +19 तो बन जाएगा 9 इंटू 10⁻19 में से 11 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 8, 10⁻8 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर पाए। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, 2 10 की पावर 2 बन जाएगा। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये 931 कहाँ से आ गया, ये तो 900 होना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने ना ऑलमोस्ट इक्वल माना है। ठीक है, तो ये 1.6 और 1.67 अगर आप इसको, क्योंकि 1.6 से थोड़ा सा बड़ा होगा ना, 1 से हल्की सी बड़ी सी वैल्यू आएगी। ये 1.67 है और यहाँ पे 1.6 है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये 9 नहीं बनेगा, 9.31 बनेगा। तो जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको याद रखना है कि 1 AMU को जब आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। One AMU is equivalent to 931.5 mega electron volt. डन सर। चलिए, लिख रहे एनर्जी हैं सर, मास, लिख रहे हैं। लिखिए लिखिए। एनर्जी मास इक्विवेलेंस में एक सवाल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जो देखिए एक सवाल है, बहुत सिंपल सा है, करिए।
हो गया सर, हो गया। देखिए, बताइए आंसर। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज, 0.5 ग्राम को अगर कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बताना है। सर फर्स्ट ऑप्शन। सर फर्स्ट ऑप्शन। सर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक। सर पहला ऑप्शन। तो इसमें जैसे कन्वर्ट करना है 0.5 ग्राम को, तो E बराबर mc² यूज कर लेंगे, तो m का वैल्यू 0.5 ग्राम यानी 1/2 ग्राम है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और c² यानी 9 × 10⁻16 है ना, 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो 9 × 10⁻16, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे, ये 4.5 हो जाएगा, तो 4.5 × 10⁻13 जूल इतनी एनर्जी निकलेगी। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4.5 × 10⁻13 जूल इतनी एनर्जी निकलेगी अगर 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। और आप में से कोई समझाना चाहे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है तो बता सकते हैं बच्चों। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस? तो जैसे ना हम क्या करते हैं कि जब हम न्यूक्लियॉन्स को निकाल रहे होते हैं ना न्यूक्लियस से, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगानी पड़ती है उसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, नाम जो है ना इसका एनर्जी का बाइंडिंग एनर्जी है, तो पढ़ के ऐसा लगता होगा कि वो सर एनर्जी जो, इसमें हम लोग ना हाँ बोलिए, मास डिफेक्ट को निकालते हैं सर। मास डिफेक्ट को जनरली निकालते हैं। ओके जनरली जो हम लोग का न्यूक्लियॉन्स होता है उसमें न्यूक्लियस का मास माइनस कर देते हैं, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। ओके ठीक है, सही है, मास डिफेक्ट निकाल के बाइंडिंग एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन की बच्चों अगर बात की जाए तो देखिए नाम इसका लगना ना कि बाइंडिंग एनर्जी, तो ऐसी चीज जो बाइंड करने में मदद करे उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, पर है एग्जैक्टली इसका उल्टा। क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी, देखिए थोड़ा समझिए। कोई न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन ऐसे किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस बना हुआ है। इस न्यूक्लियस को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ देना, मतलब इसके न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग कर देना इनफाइनाइट दूरी तक, है ना। तो जैसे 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है, तो सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को अलग अलग कर देना। ठीक है, इसमें जितनी एनर्जी खर्च होगी उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाएगा। अब सवाल यह आता है कि सर इसमें अलग करने में एनर्जी क्यों खर्च होगी? क्योंकि न्यूक्लियस स्टेबल है, अलग नहीं होने चाहते न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, आप अलग करेंगे तो आप अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे वही उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, चूंकि एनर्जी है तो यूनिट आप जनरली देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, बाइंडिंग एनर्जी। तो लिख लीजिए बच्चों एक लाइन बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस into its constituents is called as बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियस को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। अब दूसरा बात आता है कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, ये तो समझ गया कि बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, बट अगला पार्ट है कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करना है। तो जरा ध्यान सुनिए, वो जो एनर्जी मास का इक्विवेलेंस पढ़ा था उसी के बेसिस पे बाइंडिंग एनर्जी आएगी, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बच्चों जैसे न्यूक्लियस है, आप उसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे आप न्यूक्लियस है उसमें आप एनर्जी ऐड करते हैं तो अपने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है। ठीक है,
अब ये एनर्जी गई कहाँ होगी? तो जैसे आप एनर्जी देंगे तो ये जो जितनी भी आप बाइंडिंग एनर्जी दे रहे हैं वो मासेज में कन्वर्ट हो जाएगी, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए न्यूक्लियस था, इसका मास था 3.98 AMU, ठीक है। आपने एनर्जी दी, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट गए, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंट का मास होगा 1 AMU, ठीक है। इसका भी मास 1 AMU, इसका भी मास 1 AMU, इसका भी मास 1 AMU। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास है 4 AMU और जो न्यूक्लियस का मास था 3.98 AMU। तो हुआ क्या, जो आपने बाइंडिंग एनर्जी दी थी वो बाइंडिंग एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो मास ऑफ न्यूक्लियस हमें कम था, उसमें आपने बाइंडिंग एनर्जी दी तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हो गया, टूट गया, ठीक है। तो ये देखा गया कि जब भी न्यूक्लियस जो बनता है उसका मास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास से हमेशा कम होता है। जैसे ये 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलके हीलियम का न्यूक्लियस मान लीजिए बना रहे हैं, तो 4 AMU कांस्टेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मिलके बनाएंगे न्यूक्लियस को, उनका मास है 4 AMU और बन के जो न्यूक्लियस तैयार हुआ उसका मास है 3.98 AMU। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट का मास है और जो न्यूक्लियस का मास है, इनके बीच में जो मास में अंतर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यानी ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये सब मिलके और जब हीलियम का न्यूक्लियस या कोई भी न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, ये हीलियम का न्यूक्लियस बनाएंगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी किसके बराबर होगी? बाइंडिंग एनर्जी। तो हम लोग डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी ऐसे करते हैं, एनर्जी तोड़ने के लिए जितनी मतलब न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। पर इसका उल्टा भी ट्रू है कि जब न्यूक्लियॉन्स मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब ये एनर्जी रिलीज हुई है तो ये एनर्जी कैसे रिलीज हुई? क्योंकि इनका जो मास था 4 AMU, ठीक है, और जब न्यूक्लियस बन के तैयार हुआ तो एक्सपेक्टेड मास था 4 AMU, क्योंकि ये मास पूरा 4 AMU मिलके, तो 4 AMU मिलना चाहिए हम लोग को, पर मिलता है 3.98 AMU या 4 AMU से कम। तो ये जो मास में कमी आई, यही कमी कन्वर्ट हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी में। तो जब भी आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा किसी भी न्यूक्लियस का, तो फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का डेल्टा M इंटू C², जहां पे डेल्टा M कहलाता है मास डिफेक्ट, ठीक है। डेल्टा M कहलाएगा मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, ठीक है। और ये हमेशा बच्चों AMU में रहता है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि AMU में है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? तो मास डिफेक्ट है मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जिनसे मिलकर न्यूक्लियस बना है, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो जैसे मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि एक ZXA ये न्यूक्लियस बना है, तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लिखेंगे Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इतने प्रोटॉन है, प्लस A माइनस Z इतने मास ऑफ न्यूट्रॉन है, तो इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर सवाल में बोल दे कि इन दोनों को एक AMU मान लो, तो फिर हम अगर अलग अलग दिया है तो फिर अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। ये मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो भी आपका न्यूक्लियस का मास होगा ZXA, जो भी इसका मास होगा वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपका मास डिफेक्ट आ जाएगा। और एक बार मास डिफेक्ट आ गया तो आप उसको C² से मल्टीप्लाई करके आप एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे डिस्कशन में मैंने आपको पहले बाइंडिंग एनर्जी समझाया, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी निकालते कैसे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें समझना चाहिए मास डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। मास डिफेक्ट क्यों आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और जो न्यूक्लियस हैं इनके मास में अंतर होता है, ठीक है, बराबर नहीं होंगे। ऑब्जर्व या एक्सपेक्टेड क्या था कि अगर 4 AMU मिलके न्यूक्लियस बना रहा है तो न्यूक्लियस का मास भी 4 AMU होगा, पर प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि अगर 4 AMU मिलके बना रहा है तो 4 AMU से कम न्यूक्लियस का मास होगा। तो जो मास में अंतर आया वो कन्वर्ट हो गई बाइंडिंग एनर्जी। तो जब भी न्यूक्लियॉन्स मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है। तो जितनी रिलीज हुई आप वापस से दे देंगे तो न्यूक्लियस टूट जाएगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट इंटू C² करना पड़ेगा, ठीक है। और मास डिफेक्ट निकालेंगे कैसे? तो न्यूक्लियॉन्स के मास में से न्यूक्लियस के मास को घटा देंगे तो मास डिफेक्ट आ जाएगा, और उसमें C² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। तो होपफुली बच्चों आपको क्लियर हो गया। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए।
अब इस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे, बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे, मैं आप लोगों को कराता हूँ कुछ सर यहाँ न्यूमेरिकल। पे जेड एमपी क्या इंडिकेट कर रहा है? जेड एमपी, जेड हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और एमपी हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। ये हो गया ठीक है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये तुम्हारा पूरा मास ऑफ न्यूक्लियन हो गया, ये मास ऑफ न्यूक्लियन, उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस को जी घटा सर, जी सर, ठीक है। डन सर। चलिए अच्छा, ये सवाल करते हैं थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी में ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कैसे सर कैलकुलेट। अभी नहीं लिखा। लिखिए लिखिए लिखिए। ओके सर। सर देखिए बच्चों एक सवाल, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर गिवन। आपको बताना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कितनी होगी। तो कैलकुलेशन होगा इसमें, करिए आप लोग और फिर मैच करेंगे हम लोग आंसर्स। जो पहला टारगेट आपका होना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालना। तो हीलियम है, हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो पहले न्यूक्लियॉन्स का मास निकाल लीजिए। सर फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ठीक, डी ऑप्शन सर। ओके। मुझे एक बार मैच करिएगा तो आपका न्यूक्लियॉन्स का कंबाइंड मास कितना आ रहा था? 4 पॉइंट। तो यही आ रहा था सर। ठीक ठीक। तो ये पूरा कंबाइंड न्यूक्लियॉन्स का मास होगा। ये मैंने कैसे निकाला ये भी लिख देता हूँ, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस गिवन है तो मास डिफेक्ट निकाल लेंगे। मास डिफेक्ट आ जाएगा 4.0320, इसमें माइनस करेंगे 4.0015।
और फिर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.0305 इंटू 931। तो मुझे दिख रहा है बच्चों अंतर काफ़ी सारा है। एक काम करते हैं, सीधे सीधे 900 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 डिजिट हट जाएगा तो 3.05 इंटू 9, 9×3 = 27, तो 27 के आसपास बच्चों। तो यही वाला, चूंकि अंतर बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत परेशानी नहीं होगी इसमें। अगर वैल्यूज़ बहुत पास पास होती तो फिर थोड़ा सा और सोचना पड़ता। इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। मैं लास्ट स्टेप और लिख देता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी के लिए डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एक एएमयू को कन्वर्ट करेंगे तो 931.5 और इतना एएमयू कन्वर्ट हो रहा है तो 0.305। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। बच्चों किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लीजिएगा और मैं इस पे एक सवाल लेता हूँ। तो ये 931 सी स्क्वायर वाली वैल्यू है। हाँ, ये ना जैसे ये एएमयू में इतना मास डिफेक्ट आ गया आपका, ठीक है, इतना मास डिफेक्ट आया। और हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको जब एनर्जी मास इक्विवेलेंस कराया था तो उसमें बताया था कि एक एएमयू को अगर आप पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। तो एक एएमयू से इतनी, तो इतने एएमयू से कितनी, तो 931.5 इंटू 0.0305। समझ में आया क्यों मल्टीप्लाई किया है 931.5 का? यस सर, आ गया। ठीक, चलिए मैं देखता हूँ कुछ और है हमारे पास सवाल तो और कुछ करते हैं। देखिए ठीक, चलिए एक और कॉन्सेप्ट करते हैं फिर वापस से सवाल में आएंगे। एक और कॉन्सेप्ट बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। ठीक है, तो पहले क्यों डिफाइन किया गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और क्या इसकी यूटिलिटी है वो समझते हैं। मान लीजिए बच्चों मैं आपके सामने दो न्यूक्लियस रख देता हूं, एक न्यूक्लियस X है और एक न्यूक्लियस Y है। इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी है लेट्स से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये न्यूक्लियस Y है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लीजिए मैं बता देता हूँ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए, केवल इतनी जानकारी के आधार पर बताइए कि न्यूक्लियस X और न्यूक्लियस Y में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्या आंसर करेंगे आप? केवल ये वैल्यूज देख के आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? वाई होगा सर, वाई वाला। Y वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। और एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप इसको, क्यों आपको लग रहा है Y वाला क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा? सर न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने के लिए मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, बहुत बढ़िया। तो इस वजह से। हाँ, इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, है ना, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, तभी आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही। पर बच्चों इसमें एक कैच ये है कि मान लीजिए मैं इसमें बोल दूं कि इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना, लेट्स से मैं इसमें बोल देता हूँ 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल देता हूँ मैं 400 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। ऐसे ही डेटा ले लिया रैंडम, ठीक है, कि इसमें 100 न्यूक्लियॉन्स हैं और इसमें 400 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो आप बोलेंगे सर इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि 100 न्यूक्लियॉन है या 400 न्यूक्लियॉन है। तो स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें 100 न्यूक्लियॉन्स को आपको अलग अलग करना है तो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हो रही है, और इसमें 400 न्यूक्लियॉन्स को आपको अलग अलग करना है तब जाके 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च होती है। तो देखिए एक बात बहुत लॉजिकल है कि जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रखते जाएंगे न्यूक्लियस में उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी हटाने के लिए। तो ये आइडिया थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कि केवल हम बाइंडिंग एनर्जी देख के स्टेबिलिटी पे कमेंट कर दें, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे तो उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि यार ये आइडिया थोड़ा सा ठीक नहीं है, हम एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो हम ये निकालेंगे दोनों न्यूक्लियस में कि एक न्यूक्लियॉन को हटाने के लिए ऑन एन एवरेज कितनी एनर्जी लगती है। तो जितनी ज्यादा एक एनर्जी लगेगी एक न्यूक्लियॉन को हटाने के लिए, हम बोलेंगे कि वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल है। तो जैसे इसमें अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो ये आ जाएगा 100 टोटल बाइंडिंग एनर्जी और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसमें 100 है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 400,
तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अब हम बोलेंगे कि अब दोनों सेम लेवल पे आ गए हैं कि इसके एक न्यूक्लियन को हटाने के लिए मुझे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और इसका एक न्यूक्लियन हटाने के लिए 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसका ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियन हटाऊंगा तो ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता क्या है? सबसे पहले तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगी। और क्यों डिफाइन किया गया? स्टेबिलिटी बताने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं इसको आपको लिखवा देता हूं। पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और फिर अगली लाइन लिखिए, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन higher binding energy per nucleon means higher stability of nucleus. Higher binding energy per nucleon means higher stability of nucleus. Higher binding energy per nucleon means higher stability of nucleus. बच्चों ये तीन न्यूक्लियस हैं एबीसी, उनकी बाइंडिंग एनर्जी और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दिए गए हैं। आप बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग जैसे भी बताना है आप लोग को। तो बी सी ए, सब बी की सबसे ज्यादा होगी और ए की सबसे कम। बी की सबसे तो ज्यादा और A की सबसे BCA होगा सर, BCA। BCA। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों ये आएगा 2 आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5 आ जाएगा, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी का है तो बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम सी और सबसे कम ए, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। चलिए अब आगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे भी कुछ सवाल करते हैं। देखिए मैं एक सवाल करता हूं बच्चों, उसका फिर अगला वाला पार्ट आप लोग करिएगा। ठीक है, तो ये सवाल है बच्चों, मैं समझाता हूं क्या कह रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है, रुकिए बच्चों, पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक सवाल करेंगे फिर वापस इसमें आएंगे। ये वाला करते हैं। कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर 242 है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ब्रेक कर जाता है इनटू फ्रैगमेंट ईच विद मास नंबर 121। इफ ईच फ्रैगमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियस हैज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इज। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं। मुझे बस इतना बता दीजिए, जैसे 242 का कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, 242 का कोई न्यूक्लियस है और ये टूट गया दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, ये 121 है और ये 121 है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया। इस प्रोसेस को पहले तो क्या कहा जाता है, जहां पे एक हैवी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बच्चों, किसी को याद हो अगर? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन। फिजन बोलते प्रोसेस है हैं। ना, जहां पे एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, फिजन कहलाता है। ठीक, अब मुझे बताइए बच्चों कि अगर मैं इसको नाम दे दूं ए न्यूक्लियस और इसको बी दे दूं, चूंकि दोनों सेम है तो बी न्यूक्लियस दे देता हूं। अब मुझे बताइए ए और बी अगर ये इनमें कंपेयर करें तो किस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा है? क्या लगता है आपको, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर बी वाले की। बी वाले की, कारण? सर क्योंकि न्यूक्लियस का मास छोटा हो जाएगा ना।
नो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ना। ओके, और बच्चों कोई कुछ बताना चाहेगा? अगर कंपेयर करना चाहें ए और बी में तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ए की या बी की? और जिसकी भी ज्यादा है तो उसका वजह क्या है, कारण क्या है? तो बाइंडिंग सर एनर्जी फिजन पर हो रहा है तो मतलब सर स्टेबिलिटी गेन बी का करने के लिए हो रहा है, तो बी इस की वजह से ज़्यादा बी की होगी सर, ज़्यादा होनी क्योंकि चाहिए। एनर्जी रिलीज हो रही है ना सर। बी की ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है सर, तो हैवी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो होगा। और बच्चों कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहे? चलिए मैं एक अगर आपको ना हिंट देता तो हूँ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी ना। बहुत बढ़िया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही बच्चों, आप देखिए ना, बाद वाला जो न्यूक्लियस है 121 वाला, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.1 है, और जो पहले था उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 था। यानी बाद में जो न्यूक्लियस बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पहले वाले न्यूक्लियस, क्योंकि नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया। तो बच्चों चलिए आप बताइए टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी किस कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि मेरी ही जरूरत पड़ेगी, आप लोग कर लेंगे। देखिए एक बार ट्राई करिए, नहीं होता है तो मैं समझाऊंगा। गेन इन बाइंडिंग एनर्जी बताना है। सर हेलो सर, सर नेक्स्ट क्लास आपकी है क्या? बेटा कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक तो आई नहीं मेरे पास, आप लोग के पास आया है क्या कुछ ऐसा? सर नोटिफिकेशन में तो आपकी दिखा रखी है। तो पता नहीं बेटा, मेरे पास तो अभी कुछ भी ऐसा आया नहीं है। देखिए सर 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वन 121 आ रहा है, ठीक है। और देख लीजिए, चलिए बच्चों, और कोई कुछ बताना चाहेगा? सर 859.1। ओके, देखिए बच्चों सवाल में पूछा गया है ना कि टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी बताना है। तो गेन इन बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब हो गया? गेन इन बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी जो प्रोडक्ट की है उसमें से बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट माइनस ऑफ ये से माइनस कर देनी है। माइनस करने के, तो ये गेन आ जाएगा। पर सर बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की कैसे निकालें? तो सवाल में बोला गया है कि ईच फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियस हैज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियन की एनर्जी है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं? 121, तो इसको मल्टीप्लाई कर 242। देंगे। और 121 टाइप के कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस हैं। मेरी दो बात समझ हैं। में आ रही है? तो ये पूरा यस बाइंडिंग सर। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट 242 है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और इसमें ना एक का है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, 242 कॉमन ले लेते हैं। कैसे 242 कॉमन लेंगे? 1.1 इंटू 2, ये भी 242 है, ये भी 242 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8.1 माइनस 7.6, ठीक है। तो ये बन जाएगा 242 इंटू 8.1 में से 7.6 को घटा देंगे तो 0.5 बचेगा। 0.5 का मतलब हो गया 1/2।
तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी गेन आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी में। नोट करिए बच्चों, किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। आया था आप में से किसी का बच्चों ये गेन इन बाइंडिंग एनर्जी? यस सर। आया था सर। चलिए बढ़िया। किसी कुछ डाउट हो कि सर ऐसा क्यों लिख दिया है या ऐसा कुछ है तो बता दीजिएगा। सर हाँ हाँ सर मैंने जो पहले किया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया हुआ है 7.6 पहले वाले के लिए, ठीक है तो उसमें जो है 7.6 इंटू वो कर दिया था 242 मल्टीप्लाई ठीक कर दिया, ठीक है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। ठीक और है दूसरे वाले में 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 121 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ हाँ उसकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। माइनस करने पर ज्यादा आ रहा है 859, हाँ आपने 121 सही नहीं किया है। सब, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ना दो न्यूक्लियस बनेंगे, तो जो रिएक्ट प्रोडक्ट साइड है उसमें दो न्यूक्लियस है, तो आपने एक ही का काउंट किया है, एक दूसरे का भी काउंट करना पड़ेगा। तो ना 8.1 इंटू 121 आपने किया तो इसका वाले का आ गया। ऐसा ही 8.1 इंटू 121 दूसरे वाले के लिए भी करेंगे, क्योंकि दो न्यूक्लियस बनेंगे ना 242 से 121 इस वजह से। ओके सर। चलिए बच्चों और एक सवाल कराता हूं मैं आपको इसी में। देखिए एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस पूछा गया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों। मैंने बताया तो नहीं है वैसे आपको एग्जैक्टली एनर्जी रिलीज, पर देखते हैं अगर आप लोग सिंप्लीफाई कर पाते हैं कि नहीं। और बाय द वे बच्चों ये कौन किसका एग्जांपल है? दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन कर जाते हैं हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो इस वाली रिएक्शन को हम लोग फ्यूजन है सर, फ्यूजन। फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, बिल्कुल। तो इसमें पूछा गया कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये आपको बताना है। बच्चों इसमें एनर्जी रिलीज का जो आंसर होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा क्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सर बाइंडिंग 25 आ रहा है। रिएक्टेंट। क्या क्या कितना आ रहा है? 25। 25, ठीक। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी निकाल दीजिएगा, रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी निकाल दीजिएगा, डिफरेंस ले लीजिएगा, वही एनर्जी रिलीज होगी। सर 26 आ रहा है सर। 26 मेगा 26 आ रहा है, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके चलिए मैं समझाता हूं थोड़ा सा आप लोग को। दो लाइटर 26 आ रहा है। 26 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में 2y4 है, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 4 है, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन y की दे रखा है 7.6। 7.6। तो 4 इंटू 7.6 ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट आ जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की निकालेंगे तो x है, तो इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 2 है और 1.1 है, तो 2 इंटू 1.1 ये एक न्यूक्लियस के लिए आ गया। वैसा ही सेम दूसरा न्यूक्लियस है, इसलिए इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1.1। अब मैंने बताया आपको कि एनर्जी रिलीज निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे।
तो 4 इंटू 7.6, इसमें से माइनस कर देंगे 4 इंटू 1.1, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 7.6 माइनस 1.1, तो बच्चों कितना बन जाएगा? 7.6 को हटा देंगे अगर आप 1.1 से, 5.5, सॉरी 6.5 ना, 6.5 हाँ 6.5 बन जाएगा। तो 65, 130, 260, 26 आ जाएगा सर। हाँ 26 26 आएगा। 26 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ पाया था बच्चों आप लोग का आंसर? यस सर, आ गया था। यस सर। तो पर न्यूक्लियॉन दिया होगा तो कुछ इस तरह से करेंगे। एक और सवाल करते हैं। सर 2 मिनट रुक जाइए, स्लाइड बैक कर दीजिए। लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक, सर थर्ड ऑप्शन। 23.8 सर, थर्ड ऑप्शन होगा सर। हाँ बोलिए बच्चों, कितना आ रहा है आप लोग ऑप्शन का? आ रहा है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, Third थर्ड option. ऑप्शन, Third तीसरा आ वाला, तीसरा वाला। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों वही क्यू वैल्यू पूछा है। क्यू वैल्यू मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पुराने वाले क्वेश्चन में इस तरह है सर, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। बिल्कुल बिल्कुल पुराने सवाल की तरह ही है, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज है, ठीक है। तो इसमें आप क्यू वैल्यू निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो 2He4 4 न्यूक्लियॉन है और हर एक का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो 7.1 है, माइनस इसमें चूंकि 2 न्यूक्लियस हैं 1H2 और 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन हैं और इसकी वैल्यू है 1.15, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 7.1, इसमें से माइनस कर देंगे 4 इंटू 1.15, ठीक है बच्चों। देख लीजिएगा कुछ मिस तो नहीं किया है ना मैंने वैल्यू। 4 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा 7.1 माइनस 1.15, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और 0.15 सब्ट्रैक्ट कर दे 5.95 6.95 ना, सर 5.95 आएगा। 5.95. 5.95, अच्छा हाँ बिल्कुल 5.95 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। 1 जाएगा तो 6.1 बचेगा और फिर 5.95, ठीक है। तो 5.95 तो 6 मान लेते हैं इसको, ऑलमोस्ट 6 चौको 24, तो उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू, लेकिन दोनों, अच्छा हाँ थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो यही वाला ऑप्शन हमारे पास बचता है, बाकी तो है नहीं कुछ। तो 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। चलिए और देखता हूँ बच्चों और कुछ सवाल होंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है कर लेंगे आप लोग। न्यूमेरिकल बन सर देंगे, अभी हुआ। नोट करिए नोट करिए, कुछ डाउट हो तो सर पूछिए। इसमें हाफ लाइफ वाला है इसमें। हाफ लाइफ नहीं 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 नहीं, रेडियो एक्टिविटी, हाँ सर, वो वाला हाँ बस रेडियो एक्टिविटी क्या, क्वेश्चन दिया दिया। हाँ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है वो पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे।
मतलब रेडियो एक्टिव एमिशन क्या होता है, जैसे कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये क्या होते हैं, इनके बारे में बस डिस्कशन करेंगे। और बाकी रेडियो एक्टिविटी का लॉ, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, वो सब कुछ नहीं पढ़ना है। सर मतलब ये चैप्टर प्रिसाइजली कब सिलेबस में खत्म लिखा हुआ है होगा? नॉट टू बी टॉट। हाँ, सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? बस खत्म ही है ये। हम लोग हार्डली 15-20 मिनट का और बचा हुआ है, फिर सेमीकंडक्टर्स करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं बच्चों हम लोग ग्राफ। तो ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसमें अगर बच्चों आप लोग देखें तो ये जो सेगमेंट है, यानी 32 सल्फर 32 से लेकर 184 टंगस्टन तक, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो स्टेबल है, ऑलमोस्ट स्टेबल है। आपका ये जो ग्राफ है ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है। इससे पहले देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम है। ये जो छोटे वाले न्यूक्लियस हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम है। और जो इसके बाहर बाद वाले हैं, ये वाले न्यूक्लियस, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो जाती है, ठीक है। तो या मैं और थोड़ा सा इसमें से ग्राफ को अगर कम करूं तो सल्फर 32, यानी यहां से लेकर आप ऑलमोस्ट यहां तक मान लीजिए, जो न्यूक्लियस हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी ज्यादा है। इससे ऊपर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो जाएगी, और इससे पहले वाले जो न्यूक्लियस हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होगी। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ध्यान रखिएगा, आयरन की होती है, ठीक है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा। तो इन सारे न्यूक्लियस में से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आयरन, है ना। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियॉन होती है। अभी और देख लेंगे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू, पर आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट एटॉमिक नंबर 30 से लेकर 170 के बीच ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये स्टेबल होते हैं, रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है इनके कंपेरेटिवली और इनके कंपेरेटिवली। अब यहां पे जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, और यहां पे जो न्यूक्लियस हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। तो मुझे बताइए बच्चों, छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, तो ये क्या करते हैं, छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होके यूज कर जाता है सर, फ्यूज कर फ्यूजन जाते करते हैं, क्योंकि स्टेबल नहीं है। तो फ्यूज करके वो हैवी न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, हैवी न्यूक्लियस बना के वो इस वाले रेंज में पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये वाले न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं। तो जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, यहाँ के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और ये जो हैवी न्यूक्लियस हैं ये टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस में जाना चाहते हैं, तो ये शो करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। फ्यूजन मतलब छोटे न्यूक्लियाई जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, और फिजन रिएक्शन होगा हैवी न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियस बनाना चाह रहे हैं। तो दोनों साइड के जो न्यूक्लियाई हैं उनकी कोशिश ये है कि वो इस वाले बेल्ट में आ जाए, क्योंकि इस वाले बेल्ट के जो नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो ज्यादा है, तो वो स्टेबल है। तो ये वाले एटम्स भी टूट के इस वाले कैटेगरी में आना चाहते हैं, और ये वाले एटम्स कंबाइन करके इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, ठीक है। तो यही कारण है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, आप एज इट इज इस ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए, और इसके मैं फिर कंक्लूजन है कुछ पॉइंट वो मैं आपको लिखवाता हूं। तो पहले तो आप केवल ग्राफ प्लॉट कर लीजिए बस, और बाकी कुछ मत लिखिए, केवल ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिए बस। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मैं वो एक एक करके आपको लिखवाता हूं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर। बस ग्राफ लिख लीजिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अभी मैं फीचर्स इस ग्राफ के पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, यहीं तक हम लोग रखते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि अभी है, तो हो सकता है मैं आप लोगों से अभी मिलूंगा, नहीं तो अगली क्लास में मिलेंगे। तो इसी ग्राफ के फीचर्स से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। बच्चे, बाय।